ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना फाइनली ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट। एंड जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है ना, तो मैं वापस नहीं बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन। आइए अपनी पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कार्बन। ठीक है, मैंने क्या लिया? मैंने लिया कार्बन। कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है मेरा। ठीक है, मेरा कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैंने उस पे से 3 ग्रुप लगा रखे हैं, Lg, यहाँ Q और यहाँ R। ये मेरा एक कार्बन है और इस पे मैंने अपने 3 ग्रुप लगा दिए। ठीक है, मैंने बोला मैंने बोला इसमें आप पानी डाल दो। मैंने क्या बोला? इसमें आप पानी डाल दो और मुझे बताओ अब क्या होगा। है ना, सोचो और मुझे बताओ क्या होगा। मैंने इसमें पानी डाल रहा हूँ। अच्छा, आपने बोला ठीक है सर, इससे जरा अलग से तो निकालिए, तब बताते हैं आप। चलो, निकाला मैंने अलग से। अब आपने बोला, या मैं आपको बताऊं एक इंफॉर्मेशन, दैट इज पानी। पानी इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस। ठीक है, पानी क्या है? पानी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यस, पीपीएस। अगर ये पीपीएस है तो इसके पास है एक प्रॉपर्टी, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके पास एक प्रॉपर्टी दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, पानी का होता है 80-81। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये क्या करता है कि इसके पास आयनाइजेशन की पावर होती है, आयनाइज करता है। आयनाइज करता है और सॉल्वेट, ये दोनों है ना, आयनाइज भी करता है और सॉल्वेट भी करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पावर से। अच्छा, तो अब क्या होता है, ध्यान सुनना। इसको जरा मैं नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ और तब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रख लेता हूँ, चलो। नाउ, एक चीज तो है, अगर ये जो लीविंग ग्रुप है, इस लीविंग ग्रुप पे यकीनन कोई डेल माइनस होगा, क्योंकि वो कार्बन को छोड़ के जा रहा है, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन को छोड़ के जाएगा। और कार्बन पे होगा डेल प्लस। अब क्या होता है, जो ये पानी है, H2O, 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 ऐसे। और यहाँ भी ऐसे ही होता है, H2O, H2O, H2O। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव पार्ट, पानी का नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को खींचने लगता है अपनी तरफ। और अ, पानी का पॉजिटिव पार्ट इस लीविंग ग्रुप को अपनी तरफ ऐसे खींचने लगता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन या सॉल्वोलिसिस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन और सॉल्वोलिसिस। ठीक है, सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट से तोड़ना। पानी है तो हाइड्रोलिसिस, इथेनॉल होगा तो इथेनोलिसिस, एसिटिक अल्कोहल होगा तो एसिटोलिसिस, ऐसे करके तोड़ते हैं। है ना, तो कुछ इस पानी के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा होगा। और फाइनली जब आप इसको देखोगे तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फाइनली जब वो कंप्लीट सॉल्वोलिसिस हो जाएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P, R, Q प्लस, और लिविंग ग्रुप बाहर माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज अवर कार्बोकटायन। और जब भी जिंदगी में कार्बोकटायन देखो तो क्या सोचना है उसका? रीअरेंजमेंट सोचना है। ठीक है, ये सब मैंने आगे बताया है। अच्छा, ये आया। अच्छा, अब बताओ, अब इस पे क्या हो सकता है सर? अगर आपने पानी लिया है तो वही पानी के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना। और अगर आप इस प्लस को थोड़े अच्छे से दिखाओ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है? आई हैड देम हियर, आई गेस। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक वैकेंट पी है? यस सर, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक वैकेंट पी है? हाँ, तो इस वैकेंट पी में जो ये ओ के लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज अ बैक साइड अटैक। और ये यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, दैट विल बी अ फ्रंट साइड अटैक। बैक साइड फ्रंट साइड कैसे बोल रहा हूँ, देखो। जहां से लिविंग ग्रुप निकला वहीं से अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड। जहां से लिविंग ग्रुप निकला उसके पीछे से अटैक हो रहा है, बैक साइड। तो आंसर कैसे कैसे दिखेंगे आपको बताता हूँ, देखो। देखो, एक बार तो ऐसे होगा कि जो ओ OH है वो यहीं लग जाएगा। और एक बार ऐसे होगा, ध्यान से देखना,
ये क्यू आगे आ गया, आर यहीं पे है, और जो ओ एच है, ओ एच हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ देखो, एक बार बैक साइड अटैक हुआ और एक बार फ्रंट साइड अटैक हुआ। ठीक है, एक बार बैक साइड अटैक हुआ, एक बार फ्रंट साइड अटैक। जब फ्रंट साइड अटैक होता है इस चीज को हम बोलते हैं रिटेंशन। जब फ्रंट साइड अटैक होता है इस चीज को हम बोलते हैं रिटेंशन, और जब बैक साइड अटैक होता है इस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। अच्छा, अगर ये एक कटायन है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें ये दोनों जगहों से अटैक कर पा रहा है, आगे से भी पीछे से भी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आगे से करेगा पीछे से करेगा, है दैट इज वी कैन से 50% प्रोबेबिलिटी है। तो वी कैन से कि भैया इन्वर्जन 50% होता है और रिटेंशन भी 50% होता है। बट दिस थिंग इज पार्शियली ट्रू, आगे बात करेंगे क्यों। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिस्माइजेशन हो रहा है? क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे रिस्माइजेशन हो रहा है? हाँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिस्माइजेशन हो रहा है। यस, आई कैन से दैट। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पढ़ ली है SN1 रिएक्शन। ठीक है, आपने लिया है SN1 रिएक्शन। एक सब इस वाले से लिखता हूँ, आपने SN1 रिएक्शन पढ़ ली है। ठीक है, दिस इज योर SN1 रिएक्शन। हम इसको बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है SN1, या बोले यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 में जो वन है वो ऑर्डर में ही है, वो मोलिकुलैरिटी। अच्छा, जो ये वाला स्टेप है जहां पे आप कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, दिस इज द RDS स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज योर रिएक्शन एंड दिस वाज योर मैकेनिज्म। क्या आप मैकेनिज्म पे चर्चा कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द RDS, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट। और क्या बोल सकते हो, पानी जो ये सॉल्वेंट जो हम इसमें रिएजेंट लेते हैं, जैसे अगर पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैटर करता है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा इसका रेट। इस रिएक्शन के दौरान सॉल्वेशन होता है, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड अटैक भी होता है, इस रिएक्शन में बैकवर्ड अटैक भी होता है। हम बोल सकते हैं कि रिस्माइजेशन होता है, बट इट इज पार्शियली करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियली करेक्ट, आगे हम इसको चर्चा करेंगे अच्छे से क्यों होता है। दिस इज योर पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस वाज योर SN1 रिएक्शन। ठीक है, दिस इज योर SN1 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, एक और बार रिवाइज करते हैं। हमने बोला एक टर्शियरी कार्बन पे, जनरली हम टर्शियरी कार्बन लेते हैं, पानी डालो, टर्शियरी कार्बन पे पानी डालो, तो आपको ये सब ये आपको आंसर दिखेंगे। ये आपको दो आंसर आएंगे, देखो ये है ना, ये आपको दो आंसर ऐसे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये दो आंसर ऐसे क्यों देखने को मिल रहे हैं, है ना, मेन बात ये है कि भैया ये दो आंसर्स हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे हमें ये दो आंसर्स इसलिए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा था जिसमें दोनों साइड से अटैक होगा। ठीक है, एक सेकंड, आई हैव कुछ गलती हो गई, ये डार्क है ना, R इज इन डार्क, तो ये अगर उधर चले जाएगा, हाँ, तो डार्क वाला आगे जाएगा ना, सॉरी फॉर दैट। एक सेकंड, जो इन्वर्जन है, नहीं ये तो ठीक है, हाँ अब ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको। देखो, देखो क्या हो रहा है, जब पीछे से अटैक होगा ना, देखो ध्यान से देखना, जब पीछे से अटैक होगा तो काइंड ऑफ ये पुश करता है। जब पीछे से अटैक होता है ये पुश करता है, कि कैसे पुश करता है देखो, जो आर इधर डार्क में था, अगर देखो यहाँ पीछे से अटैक होगा तो ये कंपाउंड ऐसे घूमेगा। इसको 3D में इमेजिन करना, ये बाहर की तरफ है तो ये घूम के इधर बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये अभी अंदर की तरफ है तो ये घूम के इधर इधर को आ जाएगा। देखो, ये पहले ऐसा समझो, क्यू उधर है, आर इधर है, जैसे ही आपने इसको यहाँ से घुमाया, आर इधर चले गया, क्यू इधर आ गया, बस वही बात है ना, समझो ऐसे, पहले क्यू पीछे है और आर इधर को है, क्यू पीछे को है, आर इधर को है, और जैसे ही उसने बैक साइड से अटैक मारा, आर इधर आ गया, है ना, इधर की साइड आ गया और क्यू इधर आ गया। तो देख सकते हो आप, आर इधर आ गया और क्यू इधर की साइड आ गया, बस ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, बात समझ आई आपको? बात समझ आई? वेल डन। नाउ, सो यस, दिस वाज योर SN1 रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसी से लाइक सिमिलर एक और रिएक्शन है,
इसी से सिमिलर एक और रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कार्बन, यहाँ पे लगाता हूँ मैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाता हूँ मैं ड्यूटेरियम, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ट्रिटियम। दिस इज अवर व्हाट, ये क्या है, दिस इज अवर प्राइमरी कार्बन दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें प्राइमरी कार्बन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्राइमरी कार्बन के सामने मैंने आपके सामने लिया है न्यूक्लियोफाइल। इस प्राइमरी कार्बन के सामने मैंने आपके सामने लिया है न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने इस रिएक्शन में आपके सामने लिया है न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखते हैं क्या होगा रिएक्शन में, आ जाते हैं। एक बात बताओ, जो हमने ये ऊपर रिएक्शन पढ़ी, क्या इसमें ये वाला कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड आराम से टूट जा रहा था? यस। क्यों टूट रहा था? क्योंकि हमारे पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि आयनाइज करने की, सॉल्वेट करने की पावर रखता है। तो उसने इस कार्बन और लीविंग ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ दिया। उसने क्या किया, इस कार्बन और लीविंग ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, उसने इस कार्बन और लीविंग ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ दिया क्योंकि वो खींच रहा है दोनों तरफ से, वो बॉन्ड खुद से टूट जा रही है। परंतु यहाँ हमारे पास पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकता। यहाँ बॉन्ड क्या हो सकता है, खुद से नहीं टूट सकता। तो अब मैं लीविंग ग्रुप का बॉन्ड कैसे तोड़ू? याद करो जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने इसका स्टार्टिंग किया था, हमने ये बोला था कि अगर आपको कोई भी बॉन्ड तोड़नी है, कोई भी बीएमओ अगर आपको बीएमओ में तोड़ना है, तो आपको एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। बीएमओ तोड़ना है तो एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। इस कार्बन और लीविंग ग्रुप का सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इधर की साइड कहीं पे एक सिग्मा स्टार मौजूद है? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ एक सिग्मा स्टार मौजूद है? हाँ। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखना, क्या ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा आएगा और सिग्मा स्टार में अटैक करेगा? देखो, क्या ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा आया, सिग्मा स्टार में इसने अटैक किया? देखो ध्यान से दिख रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल आया, सिग्मा स्टार में अटैक किया, लात मार के न्यूक्लियोफाइल, लात मार के लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला। देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले, लात पड़ी न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को बाहर, लात पड़ी लिविंग ग्रुप को बाहर। अच्छा, एक बात बताओ, ये आगे से क्यों नहीं आ सकता है ना? लोग बोलते हैं आगे से इसलिए नहीं आता, हिंड्रेंस है। ऐसा कोई नहीं है, आगे से इसलिए नहीं आता क्योंकि आगे सिग्मा स्टार नहीं है। आगे सिग्मा स्टार नहीं है इसलिए आगे से नहीं आता है। पीछे से क्यों आता है? क्योंकि पीछे सिग्मा स्टार है। अच्छा, नाउ एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप जा रहा है। एक ऐसा भी स्टेट होगा कि जहां पे न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और लिविंग ग्रुप एक प्लेन में लाई करेंगे और न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और लिविंग ग्रुप का डिस्टेंस एक दूसरे से सेम होगा। वो वाला स्टेट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तो वी हैव एच, सॉरी सी, एच, डी, टी। ठीक है, कार्बन के तीन बॉन्ड तो इंटैक्ट है। एक बॉन्ड है जिसके साथ छेड़खानी हो रही है। ठीक है, कार्बन के एक बॉन्ड के साथ छेड़खानी हो रही है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ कि ध्यान से देखो। यहाँ मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ मेरे पास लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हें ये कार्बन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों? देखो, इस कार्बन के एक दो तीन चार पांच, अरे भाई साहब, ये कार्बन पेंटावेलेंसी फील कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, लिविंग ग्रुप, दिस इज द थ्री सेंटर्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस इज द थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है? क्या इस कार्बन पे एक अनायन लाइक कैरेक्टर होगा, है ना? इस कार्बन पे ये ट्रांजिशन स्टेट एक अनायन लाइक कैरेक्टर पोजेस करती है। अच्छा, और जब ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा, फाइनली जो आपको आंसर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, कार्बन, एच, डी आएगा इधर, टी इधर, और न्यूक्लियोफाइल इधर, न्यूक्लियोफाइल इधर, है ना? क्या इस रिएक्शन में आपको कंप्लीट इन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कंप्लीटली बैक साइड से अटैक हुआ है, कंप्लीटली क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन एंड दिस इज योर मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट है, SN1 की मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन को हम प्यार से बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से,
SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। इस टू का मतलब है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? क्या आपको SN2 की बात समझ आई कि SN2 में क्या हो रहा है? यस। क्या आपको SN2 की बात समझ आई? है ना? अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्रांजिशन स्टेट का, इट इज sp2। हम सिर्फ ये जो एच डी और टी के बॉन्ड है इनको रियल बॉन्ड्स मानते हैं। बाकी ये वाले हमारे ट्रांजिएंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, तो दिस इज ट्रांजिएंट बॉन्ड, इसको ट्रांजिशन स्टेट इसलिए कहते हैं। ठीक है, सो यस, दिस वाज योर SN2 का मैकेनिज्म, दिस वाज योर SN2 का मैकेनिज्म, एंड दिस इज योर SN1 का मैकेनिज्म। ठीक है, ये रहा SN1 का मैकेनिज्म, क्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज, ये SN2 का मैकेनिज्म। नाउ कम हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं आपके लिए। SN1 एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यस, इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आरडीएस है, देखो इस वाली रिएक्शन का आरडीएस तो यही होगा, एक ही स्टेप है, वही आरडीएस है। देखो यहाँ इस SN1 रिएक्शन में एक जो आरडीएस स्टेट है, जो आरडीएस स्टेप है हमारा, उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, ये वाला मॉलिक्यूल, दिस कार्बन का मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द आरडीएस स्टेट। क्यों पानी क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, जो सॉल्वेंट होता है या पानी होता है, ये हम एक्सेस में इसको मानते हैं, तो इसकी कंसेंट्रेशन नहीं लेते हैं रेट लॉ में। तो रेट लॉ में हम सिर्फ इसकी कंसेंट्रेशन लेंगे, एंड इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, खुद से सब कुछ हो रहा है। ये बॉन्ड टूट रही है, खुद से नहीं टूट रही है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वजह से टूट रही है, बट यस। आओ देखो, तो यूनिमोलिकुलर है, टू स्टेप है। यस, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद आगे जाएगी रिएक्शन, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन और रीअरेंज पॉसिबल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हो, क्योंकि पानी है। पार्शियल रिस्माइजेशन होता है इसमें, इन्वर्जन ज्यादा होता है रिस्माइजेशन से, ये बताता हूँ क्यों। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप की एबिलिटी, है ना, लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बोल सकते हो आप। मतलब ऐसे बोल सकते हो, लीविंग ग्रुप पे जब माइनस आ जाए उसकी स्टेबिलिटी, है ना, उसकी स्टेबिलिटी देख लो। अच्छा, और डिग्री ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर सेम है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन एमी। एमी तो ये देता ही है, एमी, है ना। तो आप लिख सकते हो 1 डिग्री और एमी में नो SN1। ठीक है, 1 डिग्री और एमी में क्या होता है, नो SN1। ठीक, अच्छा, ये क्या लिखा है, ब्रांचिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इफ डिग्री सेम। देखो एनसीईआरटी का सवाल है ये। एक आप ये ले लो और एक आप ये ले लो, ठीक है, ये ले लो। अब ध्यान से देखो, इसको जब हटा के यहाँ पे प्लस बनाओगे, इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं। इसको हटा के यहाँ पे प्लस बनाओगे, इसके सॉरी 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली बात है, ये वाला कटायन ज्यादा स्टेबल है, पर इसकी रेट ज्यादा होगी, परंतु ऐसा होता नहीं है, रेट इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो यहाँ पे ये एक ब्रांचिंग लगी है, ये एक्स्ट्रा ब्रांचिंग, ये पुश करती है और इसको निकाल, मतलब ये ना इनका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन चल रहा होता है ना, ये पुश करके Cl को निकाल देता है। इस स्टेप इफेक्ट को हम नाम देते हैं फील्ड इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? फील्ड इफेक्ट नाम देते हैं। कि जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जब ब्रांचिंग अगर डिग्री सेम है, पहली बात, पहले तो डिग्री ही चेक करेंगे, डिग्री सेम है तो ब्रांचिंग अगर ज्यादा हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, डिग्री सेम है, ब्रांचिंग ज्यादा हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पीपीएस। अच्छा, इसमें नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हमें दिखता है। मतलब व्हाट इज काइनेटिक आइसोटोपिक? दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस। जो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्रिटियम की बॉन्ड लेंथ होती है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या SN1 या SN2 में कहीं पे भी आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता हुआ दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है चाहे आप ये थ्री, अरे यार एक सेकंड, ये वाला Cl लो, मतलब आप समझाओ ना, मैं क्या उतना बड़े कंपाउंड कैसे बनाऊं? मतलब ये समझो कि अगर कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन, है ना, कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन के साथ ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, सबकी रेट सेम आई, एलिमेंटल इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका जनरली ये मतलब है कि अगर RCl है फॉर एग्जाम्पल, जो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट्स के, दैट इज एक RCl है और एक RCl37 है।
तो जो हायर आइसोटोप होता है, ऐसा देखा गया उनकी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। तो उनका जो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेट में टूटती है, तो जो लोअर आइसोटोप्स होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन काइंड ऑफ ज्यादा होती है एसएन रिएक्शंस में, ठीक है। लोअर आइसोटोप्स की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है क्योंकि उनके बॉन्ड वीक होती है। रेट लॉ इज दिस, ठीक है। आप बोलोगे इसमें पानी क्यों क्यों नहीं ले रहे, तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ये जो सॉल्वेंट होगा तो ये एक्सेस में होगा, तो इसलिए इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं रेट लॉ की कैलकुलेशन में। चलिए नाउ ग्राफ्स की बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये गलत नहीं रहा। एनर्जी का बनाओ पहले, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओ। देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताता हूँ आपको। तो SN1 रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है उसकी बात देखो, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ये स्टेट वन है, यहाँ पे क्या है आपका RX है और आपके पास पानी है, राइट, है ना। RX है और आपके पास क्या है बेटा, पानी है, या तो आप उसको पीपीएस बोल दो, जो भी बोलना है, तो RX है और पीपीएस है आपके पास, ठीक है। RX है और पीपीएस है। उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट आई। एक सेकंड गंदा बन रहा है, एक सेकंड, इसको बाद में बनाते हैं। अभी इतना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, RX और पीपीएस था। जब एक ट्रांजिशन स्टेट आई उसके बाद आपके पास कोई इंटरमीडिएट बनता है। मैंने बोलता ना इंटरमीडिएट को ऐसे दिखाते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली चार्ट हमारा एक और बार ट्रांजिशन स्टेट लेके नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है आपके पास, कार्बोकेटाइन। फिर एक और ट्रांजिशन स्टेट आती है और फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट इज आर के साथ एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, आर के साथ एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन दिख रहा है। अगर रीअरेंजमेंट होता तो ऐसा होता, देखो एक आर प्लस फिर थोड़ा एनर्जी होती, फिर दूसरा आर प्लस और फिर फाइनल प्रोडक्ट। अगर रीअरेंजमेंट होता तो ऐसा हो जाता ग्राफ। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपीएस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पीपीएस की कॉन्सेंट्रेशन का, बिकॉज वो आता ही नहीं है रेट इक्वेशन में। अच्छा, रेट और RX के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो यस इट इज अ, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी रेट बढ़ेगी। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में भी कोई आपका है नहीं ऐसा कुछ एज सच। कैटलिस्ट क्या ही हेल्प कर देगा, कुछ नहीं हेल्प करेगा, तो कैटलिस्ट में भी आपकी रेट चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। SN1 रिएक्शन में पीपीएस और कैटलिस्ट में रेट चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो दिस वाज योर कंप्लीट SN1 रिएक्शन, इसको आप रिवाइज करें अच्छे से। अब आ जाओ SN2 की बात करें, तो वन स्टेप पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है एंड थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसमें, ठीक है। अनाइन लाइक कैरेक्टर है, अनाइन लाइक कैरेक्टर है, 10 कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। तो अगर ये अनाइन लाइक कैरेक्टर है, इसमें पेंटावेलेंट है, तो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो क्या स्टेबलाइज कर देगा ट्रांजिशन स्टेट को, बिल्कुल कर देगा। ये एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसमें वॉल्डन या अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, देखो ऐसे समझो, ऐसा समझो, ये है ना ऐसा, ऐसा समझो, ये छाते का पीछे वाला पार्ट है और छाता ऐसा है पहले, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और लिविंग ग्रुप को निकाला, तो एक बीच में ऐसा स्टेट हुआ जब छाता ऐसा हो गया, ये लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, और बाद में क्या हुआ, ऐसा, और छाता ऐसे हो गया, देखो एक सेकंड, बाद में छाता कैसा हो गया, ऐसा। पहले छाता कैसा था, पहले छाता जैसा होता है वैसा था, ऐसा था, पहले छाता ये था, अब छाता ऐसा हो गया। जो इधर का माल मसाला है वो उधर चलेगा, देखो इधर का माल मसाला उधर चलेगा, है ना। दिस इज द अम्ब्रेला इन्वर्जन और वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप पे डेफिनेटली डिपेंड करे, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप उतना बढ़िया रेट। अच्छा, 1/डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ पे थोड़ा सा मामला पलट जाता है, दैट इज मिथाइल सबसे पहले, फिर कोई प्राइमरी, फिर कोई सेकेंडरी, एंड फिर कोई टर्शरी। और मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो टर्शरी वाला है वो SN2 नहीं दिखाता है, टर्शरी वाला SN2 नहीं दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं है, एलिमेंटल इफेक्ट भले ही यहाँ पे भी ऑब्जर्व है, एलिमेंटल इफेक्ट तो यहाँ पे भी देखा गया है, दैट इज क्योंकि बॉन्ड तो आर और एक्स की तोड़नी है, तो इसकी रेट ज्यादा होती है क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, जल्दी टूटती है, ठीक है। वीक बॉन्ड है तो वो जल्दी टूटती है। बात समझ आई। इसके भी ग्राफ देख लो। इसके जनरली कुछ नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या फर्क हुआ, मतलब सॉरी इसके ग्राफ में क्या फर्क हुआ, दैट इज कि एक इंटरमीडिएट जो हमारा SN1 में बन रहा है वो यहाँ नहीं बनेगा, तो हम चुपचाप कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका RX एंड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट कुछ
ऐसे दिख रही होगी कि न्यूक्लियोफाइल R और X, ठीक है, दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट, राइट, दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट, और नीचे आपका यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट फाइनली RNA, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पीपीएस क्यों लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखो, न्यूक्लियोफाइल, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट आपकी बढ़ेगी, आर एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट आपकी बढ़ेगी, दोनों रेट लॉ में है। कैटलिस्ट के साथ यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट के साथ यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आप पढ़ना अच्छे से, इसको रिवाइज करना, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लाया है, इसको आप पढ़ोगे, यू विल रीड दिस, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखी है, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो SN1 रिएक्शन में लिखा है, चलो पहले SN2 का देखो, तो SN2 इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, 100% इन्वर्जन होता है। SN1 में लिखा है नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, रिसमाइजेशन अकम्पनिश इन्वर्जन व्हेन लीविंग ग्रुप इज लोकेटेड एट 5%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको यार यहाँ पे बता दूं क्या, यहाँ पे बता दूं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, हमने नीचे भी एक चीज लिखी है, दैट इज कि भैया SN1 में इन्वर्जन ज्यादा होता है, देखो क्या होता है असल में, आपको बताते हैं, SN1 में इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है वो बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये सारी मिथाइल है, ठीक है, और इसमें मैंने पानी डाला, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, तो जब ये सॉल्वेशन होता है तो सॉल्वेशन कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है, सॉल्वेशन कुछ स्टेप्स में होता है, ध्यान से देखना उसको, ठीक है, देखो ये सिग्मा स्टार है इसका, देखो ये ऐसा कुछ सॉल्वेशन, अभी ये शुरू ही हो रहा है सॉल्वेशन, ठीक है, दिस इज अवर सॉल्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज होती है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता है, और फिर फाइनली ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वाली चीज को हम बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, और ये तो हमारा कार्बोकटायन है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्वेशन, ये क्या है हमारे, ये हमारे सॉल्वेशन के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, दीज आर अवर स्टेप्स ऑफ सॉल्वेशन। देखो, तो इस इंटीमेट आयन पेयर में एक चीज देखी गई है साइंटिस्ट के द्वारा कि यहाँ पे इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ये इंटीमेट आयन पेयर है, इसमें SN2 ऑब्जर्व करी गई है, इसमें क्या ऑब्जर्व करी गई, SN2 जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये लात मार के इसको निकाल देता है यहाँ पे, तो इस वाली रिएक्शन में SN2 ऑब्जर्व करी गई है, ठीक है, इस वाली रिएक्शन में SN2 ऑब्जर्व करी गई है, यही रीजन है वाई इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन इन SN1, है ना, दिस इज द रीजन, दैट इज द कि इंटीमेट आयन पेयर जो बनता है उसमें SN2 देखा गया है, जिसके कारण SN2 में तो इन्वर्जन ही होता है, तो ये जब पीछे से अटैक कर देगा तो यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलता है, हम बोल देते हैं 51% इन्वर्जन, 49% रिटेंशन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो ये है, ये आपको फिल करना, मैं कुछ फिल करके बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, होता है, देखो इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, आप बोलोगे OH माइनस इज अवर न्यूक्लियोफाइल, फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा, आप बोलोगे ROH, और फिर क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या होगी, अल्कोहल। तो ऐसे करके आप पूरा भरना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, इसको आप पूरा भर देना। मैं आपको ये वाले बता देता हूँ, देखो KCN के केस में क्या होता है, इट इज आयनिक कंपाउंड, तो इसमें सी पे माइनस होता है। AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होता है। KNO2 अगेन आयनिक कंपाउंड है, इसमें ऐसा देखने को मिलता है, देखो O
N डबल बॉन्ड हो तो O पे माइनस है तो इससे अटैक होता है। AgNO2 इज अगेन व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ इससे अटैक होता है। ठीक है, यहाँ इससे अटैक होता है। और वैसे मुझे ये चीजें वहां लिखनी चाहिए थी पर चलो ठीक है। तो जो ये है इसमें आपका आंसर बन जाएगा RCN। KCN में आपका आंसर RCN आएगा। AgCN में RNC आएगा। इस KNO2 में आएगा RONO। ठीक है, और AgNO2 में आएगा आपका RNO2। ये उल्टे पुल्टे वाले थे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये क्या कैसे थे बेटा, ये उल्टे पुल्टे वाले थे, है ना, उल्टा पुल्टा सब्सटीट्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैसे करोगे। KCN इज आयनिक, KNO2 इज आयनिक, तो O माइनस, O पे माइनस, O से अटैक, C पे माइनस, C से अटैक। AgCN AgNO2 कोवेलेंट, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, नाइट्रोजन को लोन पेयर अटैक। बस आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, चल कहानी लिविंग ग्रुप की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिविंग ग्रुप, है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उस पर आपको देखना है। ठीक है, कि लिविंग ग्रुप क्या क्या होता है वो आपको देखना है। देखो, व्हाट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग एबिलिटी, लिविंग एबिलिटी is directly proportional to acidic strength, acidic strength. Leaving ability of Lg is directly proportional to acidic strength of HLG, मतलब conjugate acid of Lg डिसाइड करता है कि लिविंग ग्रुप कितना बढ़िया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है या OH माइनस, आप बोल दोगे इनके एसिड बना दो HCl और H2O, HCl ज्यादा एसिडिक है तो Cl माइनस हमारा ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप माना जाता है। ऐसा हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने कुछ काम किया और आपके लिए निकाले हैं कुछ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, कुछ पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और कुछ मॉडरेट लिविंग ग्रुप, है ना। ये जरा हायरार्की में नहीं आ रहे तो मैं एक काम कर देता हूँ, पुअर इधर, मॉडरेट इधर, पुअर इधर। ध्यान से, गुड वाली कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो आपका हो गया पानी, OH2 प्लस, आपकी नाइट्रोजन गैस N2 प्लस, आपका आयोडाइड, है ना, आई। अच्छा, और आपका नोसाइलेट। नोसाइलेट क्या होता है, देखो ऐसा, दिस इज नोसाइलेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलोगे, ONS। ठीक है, दिस ONS, है ना। ये सारे आपके क्या है, गुड लिविंग ग्रुप्स। अच्छा, मॉडरेट में क्या हो गया, मॉडरेट में आ गया आपका Cl। ठीक है, आपका Br, आपका OTS टोसाइलेट, उसमें NO2 की जगह CH3 होता है, बस ये बात। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्रोसाइलेट हो गया। ब्रोसाइलेट में क्या होता है, NO2 की जगह Br होता है। अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप कौन है आपको ये याद रखना है बस, दैट इज FOH। ठीक है, F हो गया, OH हो गया, OR, SR2 प्लस और NR3 प्लस, ये आपके पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। इन पांचों को आपको याद करना है। गुड और मॉडरेट में ऐसा एज सच कोई ज्यादा बेकार बात नहीं है, पर आपको ये जरूर याद रखना है कि पुअर कौन से होते हैं। क्लियर है बात। क्या आप ये याद रखोगे कि पुअर कौन से होते हैं। यस, क्या आप ये याद रखोगे कि पुअर कौन से होते हैं। ठीक है, गुड। ना, सवाल पे आते हैं, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, तो ये हिंड्रेंस पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टी तो हिंड्रेंस इसको मैटर करता है। देखो यहाँ, O पे माइनस, C पे माइनस, O पे माइनस, ऑब्वियसली बात है C पे माइनस दोनों से बढ़िया है, C पे माइनस सबसे ज्यादा। अब बताओ OH या ये वाला टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में ज्यादा है, पर मैं बोलूंगा यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें पता है हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजीन है ये बेटर क्या होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एटम से बढ़िया ऐसा करो कि दो दो साथ में लगा दो, है ना, दो दो साथ में लगा दो। इससे क्या होता है, ये इसको काइंड ऑफ देखा गया, इट सपोर्ट्स दिस एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ये एटम को सपोर्ट करता है कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करो। ठीक है, वो एटम दूसरे को सपोर्ट करता है कि आप डोनेट करो। ठीक। अच्छा, तो इन वाटर एंड इन एसीटोन, दिस इज लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ले लेते हैं। ये है आपका पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट और ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। डिफरेंस क्या है,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो ये सॉल्वेट करता है, सॉल्वेट बोथ, सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड अनायन। तो दोनों कैटायन एंड अनायन को ये सॉल्वेट करके रखता है। पीएस सॉल्वेट्स ओनली कैटायन, ये सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, सॉल्वेट्स ओनली कैटायन, ये सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, जबकि आपका पीपीएस दोनों को सॉल्वेट करके रखता है। ठीक है, दोनों को ये सॉल्वेट करके रखता है। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर ये कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, एनायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, तो अगर इसने एनायन को सॉल्वेट कर, तो एक बात बताओ, इनमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, एफ माइनस। पर एफ माइनस पानी में आते ही पानी उसे घेर लेता है, उसका सबसे कम हो जाता है क्या, न्यूक्लियोफिलिटी, क्योंकि उसका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि उसके पानी घेर के रख दिया तो उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद सीएल की चार्ज डेंसिटी, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पीपीएस में ऐसा ऑर्डर आएगा, क्योंकि अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पानी तुम्हें ज्यादा घेरेगा, तुम अटैक नहीं कर पाओगे। अच्छा, पर पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, वहां एनायन का सॉल्वेशन हो ही नहीं रहा है, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद ये सवाल अभी मैं कराऊंगा आपको, हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब देखो, मैंने आपके सामने एक चीज रखी, क्या ऐसा कुछ, मैंने आपके सामने कुछ ऐसा रखा। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ ऐसा कंपाउंड रखा है, मैंने बोला मेरे भाई इसमें आप एच आई डाल, है ना, आप लोग समझ चुके हैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आप एच आई डाल। अच्छा, अब सोचो इसमें क्या होगा, अब सोचो इसमें क्या होगा, अभी तक तो एस एन वन एस एन टू पे कुछ है नहीं सोचने वाला, पर अब तुम सोचो इसमें क्या होगा, है ना, सोचो कि इसमें क्या होगा, सोचो कि इसमें क्या होगा। देखो, क्या मैं एच आई को ऐसे लिखता हूँ, एच सिंगल बॉन्ड आई। ठीक है, एक बात बताओ, हमें प्लस माइनस ढूंढना है। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस एच आई पे यहाँ पे डेल प्लस है और आई पे डेल माइनस है। हाँ, और क्या मुझे ऑक्सीजन पे लोन पेयर साफ साफ दिख रहे हैं। हाँ, लोन पेयर मतलब डेल माइनस है। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस एच आई के एच को लेंगे, आई को लात पड़ेगी बाहर, तो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, ध्यान से देखना। क्या मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब तुम्हें इस रिएक्शन का मेन क्रस ये है कि जैसे ही ये कंपाउंड बने, चेक करो क्या कोई भी बॉन्ड खुद से टूटना चाहती है। कोई भी बॉन्ड खुद से कब टूटना चाहेगी, जब टर्शरी बनेगा या स्टेबल कैटायन बनेगा, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज या बैक बॉन्डिंग वगैरह, तब कोई भी बॉन्ड खुद से टूटना चाहेगी, कब टर्शरी या स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज। अच्छा, अगर मैं इस वाले को तोड़ता हूं तो प्लस यहाँ पे बनेगा, दिस इज प्राइमरी, नहीं बनाऊंगा। इस वाले को तोड़ूंगा तो प्लस यहाँ पे बनेगा, दैट इज प्राइमरी, नहीं बनाऊंगा। तो इसका मतलब बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकती। अब बताओ बॉन्ड खुद से कहाँ टूटती थी, बॉन्ड खुद से एस एन वन में टूटती थी, मतलब यहाँ पे एस एन वन नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आपने आई माइनस को बाहर निकाला था यहाँ, तो आई माइनस अपना बदला लेने वापस आएगा। अगर बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकती तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्ड तोड़ेगा, है ना, और न्यूक्लियोफाइल जब आके बॉन्ड तोड़ता है तो हम उसको बोलते हैं SN2। न्यूक्लियोफाइल आके जब बॉन्ड तोड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, SN2। अच्छा, अब एक चीज देखो, इस वाले कार्बन पे भी डेल प्लस है, इस वाले कार्बन पे भी डेल प्लस है, पर अटैक होगा तो होगा कहाँ, इस आई माइनस का अटैक कहाँ होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है तो अटैक वहां होगा जहाँ हिंड्रेंस कम है। दोनों प्राइमरी हैं, पर इस वाले इधर साइड आप देख सकते हो, ये दो दो बल्कि ग्रुप्स का क्या है, हिंड्रेंस है। ये दो बल्कि मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे हिंडर कर रहे हैं इसका अटैक, तो मतलब ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, लेस हिंडर साइड पे ये आयोडीन यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही इस आयोडीन ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये वाली बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो क्या कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा, देखो क्या आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आई प्लस और यहाँ पे OH। ठीक है, तो क्या आपको ये आंसर में दिख रहा है, Yes, sir। ये आपको आंसर में दिखेगा। मैकेनिज्म हम बोलेंगे SN2। ठीक है, मैकेनिज्म हम कौन सी बोलेंगे, SN2
बोलेंगे। तो ये है आपकी रिएक्शन और ये है आपकी मैकेनिज्म। ठीक है, प्यार से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीवेज। एक बच्चा बोला था मुझे क्लीवेज पसंद है, चलो क्लीवेज ऑफ ईथर। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लीवेज ऑफ ईथर, है ना। इसी आपको अभी इसी क्लीवेज पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कैन बी SN1 और SN2, मिक्स्ड मैकेनिज्म होती है इसमें, ठीक है। इट कैन बी SN1 और कैन बी SN2। बात समझ आई? क्लीवेज ऑफ ईथर क्या क्या हो सकती है? कैन बी SN1, कैन बी SN2। वेरी गुड। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हो आप बताओ? और हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हो, बताओ बताओ। कि जब हमारे पास एक चीज होती है ना इसमें, कभी कभी आपको क्या लिख देते हैं कि रिएजेंट्स में आपको फंसा देते हैं। तो रिएजेंट आप कभी कभी दे सकते हैं एनहाइड्रस HI, फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस HI दे दिया। अच्छा, और हॉट HI। अच्छा, और कंसंट्रेटेड HI। तो इसका क्या मतलब है, क्यों देते हैं? एनहाइड्रस HI देते तो हमेशा क्या कराओगे? SN2। हॉट HI तो मतलब एक्सेस में रिएक्शन करानी है। और अगर कंसंट्रेटेड HI दे दिया, तो इसका मतलब होता है वन इक्विवेलेंट में रिएक्शन करानी है ना। मेंस वालों को कोई मतलब भरोसा नहीं है, मेंस वाले कॉन्क में भी एक्सेस आपका कर लेंगे, पर आपको जनरली हॉट में आपको एक्सेस लेना है। ठीक है, हॉट में आपको एक्सेस लेना है। अच्छा, ये तो बात हुई कि भैया मैकेनिज्म इसकी कैसी है। अब आप बता दो, अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस आगे तो तब क्या करेंगे? देखो, मैं एक केस ले रहा हूँ R O R' इसी में मैं आपके सारे केसेस बना दूंगा, ठीक है। इसी में मैं आपके सारे केसेस बना दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या केस होगा मेरे पास, ध्यान से देखो। इफ R इज 3 डिग्री और स्टेबल कैटायन, अगर R 3 डिग्री या स्टेबल कैटायन बना सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या कराना है? यहाँ पे आपको क्या कराना है? यहाँ पे आपको SN1 कराना है। और जो आपका आंसर आएगा, इट विल बी लाइक, आपको R प्लस का कैटायन बनेगा, इस पे आयोडीन अटैक करेगा, है ना, और आपका R' OH बन जाएगा, है ना। मतलब चलो, ये तो आप देख लेना, आपको पता है कि कौन सी बॉन्ड खुद से तोड़नी है, तो आप वैसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो ना। अच्छा, एक केस अगर मैं आपको दूं, इफ इफ R इक्वल्स टू R' और दोनों आपके 2 डिग्री हो, दोनों आपके क्या हो? 2 डिग्री, और दोनों आपके 1 डिग्री हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करानी है? SN2 करानी है। इसमें आपको क्या करानी है? SN2 करानी है। और आपको पता है SN2 कहां से कराओगे? जहां से हिंड्रेंस कम होगी, ठीक है, जहां से क्या होगा? हिंड्रेंस कम होगी। अच्छा, इफ एनी अल्काइल is 2 डिग्री and H3O plus is used and H3O plus is used, इस केस में भी आपका SN1 होता है। इस केस में भी आपका क्या होगा बेटा? SN1 होता है। तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। अगर कोई भी 3 डिग्री है या स्टेबल कैटायन है तो ऑब्वियसली बात है SN1। कोई भी 2 डिग्री है तो HX के साथ SN2, हाइड्रोलिसिस के साथ SN1। और अगर नॉर्मली अगर प्राइमरी है तो हमेशा SN2, प्राइमरी है तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका? SN2 हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी है तो हमेशा SN2 हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सॉल्यूशन है उसमें SN1 भी हो रहा होगा, SN2 भी हो रहा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में तो दोनों हो रहे होंगे, SN1 SN2। तो हमें उसका पता कैसे लगाएं? तो हमें क्या करना है, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN, ये क्या होगा? रेट ऑफ SN1 प्लस रेट ऑफ SN2। अगर कोई आपसे परसेंटेज SN2 पूछे, ठीक है, कोई आपसे परसेंटेज SN2 पूछे, तो आप बोलोगे सर, हम बोलेंगे रेट ऑफ SN2 अपॉन कंप्लीट रेट इंटू 100%, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूलेज, और ये आपको यहाँ से सॉल्व कर, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, दिस इज द कंप्लीट रेट, दिस इज द कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन, और व्हाट परसेंटेज SN2 टेक्स व्हेन OH माइनस इज 1 मोलर। तो इसमें क्या करो आप? रेट ऑफ SN2 निकालो। अब इसमें आइडेंटिफाई करो, देखो इसमें ये तो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट सिर्फ RX का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली बात ये SN1 है।
और यहाँ पे रेट कांस्टेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल भी है, RX भी है, तो ये क्या है आपका SN2 है। तो रेट ऑफ SN2 आपकी आ रही है दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेट RX कंसेंट्रेशन इज A, तो इंटू A इंटू 1, और टोटल रेट आ रही है आपकी दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू A, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A। RX का तो A ही है, तो अब आपको क्या करना है, इसको लो RSN अपॉन RSN2 अपॉन RSN इंटू 100% करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दीज वर द टॉपिक्स, है ना, टॉपिक्स तो मैंने करा दिए सारे। आ जाओ सवाल करते हैं थोड़े। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 एंड SN2। देखो SN1 का पहले करते हैं, SN1 में करते हैं। तो देखो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। SN1 में जब डिग्री सेम होती है तब डिसोसिएशन देखते हैं, फील्ड इफेक्ट हमने इसको नाम दिया। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग ब्रांचिंग उतनी ज्यादा तेज रेट होगी हमारी। देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे दो दो ब्रांचिंग है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसका आंसर लिखेंगे CBA फॉर SN1। और SN2 के लिए जहां पे हमें ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसका आंसर हो जाएगा A, देन B, देन C पे तो नो, नो SN2। C पे नो SN2, ठीक है, C पे नो SN2। ठीक, अच्छा, और कौन सा बताऊं, ये वाला देखो, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। आप अगर ऐसे सोच रहे होगा इसका मैं कटायन बनाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास 9 अल्फा आएंगे, यहाँ पे मेरे पास 0 अल्फा आएंगे, पर मेरे भाई यहाँ देख डिग्री सेम है, यहाँ ब्रांचिंग देख रहे हो, ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग देख रहे हो, तो ये ब्रांचिंग सब लात मार के इस BR को बाहर निकालते हैं, और इसका हमारे पास SN1 में ज्यादा रेट देखने को मिलता है। दिस इज द SN1 का रेट। SN1 क्या है, SN1 में हो जाएगा B ग्रेटर देन A, और SN2 कोई नहीं देगा, नो रिएक्शन इन SN2, नो रिएक्शन इन SN2। ठीक है, ये वाला आप खुद से कर सकते हैं। ये वाला देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करी थी, यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको कुछ ऐसे करके, देखो दिस इज PH, दिस इज O, एंड दिस इज Cl। एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल यही अप्रोच करेगा और इसको निकाल रहा होगा? हाँ, क्या न्यूक्लियोफाइल ऐसे करके इसको निकालेगा? हाँ। तो इसको एक बार ध्यान से देखो, दिस इज PH, इसका मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिखाता हूँ ट्रांजिशन स्टेट का। तो यहाँ Cl कहीं ना कहीं जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं आ रहा है। तो क्या ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी है? अरे भाई गायब भी कर दिया उसने। मतलब इसको ऐसा समझना, ये ना, एक सेकेंड है, ओके, ऐसे देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऐसा है, कैसे बनाऊं, ऐसे, ठीक है, ठीक है, अब सही बन जाएगा। देखो, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश है, ठीक, देखो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे क्लोरीन है जो लीविंग ग्रुप की तरफ जा रहा है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, इस एक्स्ट्रा डेंसिटी को पुल करना चालू करता है और ऐसे ऐसे रेजोनेट। अरे भाई साहब, अरे यार वो हट गया। देखो, तो मैं बस ये बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये हट जा रहा है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ऐसे ऐसे खींचता है। ठीक है, अपनी तरफ ऐसे ऐसे ये खींचता है, इसीलिए हमने बोला है कि इसका रेट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा होगा, ज्यादा। ठीक है, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा यहाँ। ठीक है, अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि जब ये जो O के लोन पेयर हैं, ये पहले ही लात मार के इसको निकाल देते हैं। O के लोन पेयर पहले ही लात मार के Cl को निकाल देते हैं। इसकी रेट दोनों SN1 और दोनों SN2 में ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड पे अगर मैं SN1 की बात करूं, तो SN1 में कार्बोकेटाइन बना के चेक कर लो, यहाँ पे प्लस एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। देखो, पूरा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे इसको हटा के प्लस बनाऊंगा तो ना बाबा ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो SN1 में तो ऑब्वियस सी बात है, A ग्रेटर देन B। अच्छा, SN2 में अगर बात करें तो SN2 में उल्टा हो जाएगा, क्या B ग्रेटर देन A आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे डेल माइनस के कैरेक्टर आया तो ये एरोमेटिक टाइप बिहेव करेगा।
इसीलिए SN2 में बी ग्रेटर देन ए। जीओसी क्लियर नहीं है तो आपको करनी है, ठीक है। ये भी इजी है। अच्छा ये वाला बहुत अच्छा सवाल, देखो इसमें क्या करना है, इसको तुम जरा एक बार इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करो। तो अप, ये अप है और ये भी कहाँ है, अप है, ठीक। अच्छा, फर्क क्या है इसके अप में, देखो यहाँ एक एच अप है, यहाँ पे एक एच अप होगा, ठीक है। तो चलो उसका भी इतना मान लिया। तो इन दोनों में रिपल्शन होता है, इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये कंपाउंड काइंड ऑफ अनस्टेबल, ठीक है, उन दोनों में रिपल्शन होता है। ये कंपाउंड काइंड ऑफ अनस्टेबल है। एक सेकेंड में, हाँ ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकेंड ड्रॉ करना नहीं, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अच्छे से। यार एक तो ना चेयर फॉर्म बनाने में जिंदगी खराब हो गई, अभी भी नहीं बनती ना, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो, तो ये अप है, यहाँ पे ये सीएल अप है, ठीक है, वो सीएल अप है, तो ये वाला एच भी अप है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पे इसकी पाई स्टार। तो एक बात बताओ, SN2 अगर होगी, ध्यान सुनो, SN2 होगी तो उसको यहीं से आना है, न्यूक्लियोफाइल को यहीं से आना है। क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आसानी से अप्रोच कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप तो दूसरी जगह अप है। अच्छा, यहाँ देखो क्या हो रहा होगा, ऐसा है, ध्यान से देखना, ये अप और ये सीएल डाउन, वो अप, ये सीएल डाउन, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, परंतु यहाँ ये इक्वेटोरियल है पर ये एक्सियल है। तो ये वाला कंपाउंड काइंड अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड क्या काइंड ऑफ अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड रिलेटिवली स्टेबल है। SN2 की अगर मैं बात करूं, SN2 में तो यही होगा ए ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ का पाई स्टार इधर है, परंतु यहाँ का पाई स्टार यहाँ है। तो अगर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये अप, ये डाउन, पर पाई स्टार अप है। तो ये जो अप वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से आने में दिक्कत दे, न्यूक्लियोफाइल के साथ खुद रिपल्शन स्टार्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले में यहाँ से अप्रोच तो नहीं कर सकता। न्यूक्लियो SN2 तो सिर्फ ये दे सकता है जिसमें दोनों में अप है, ताकि सीएल के पाई स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाए, तो SN2 तो सिर्फ ये देगा। ये वाला SN1 भी स्लो देगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका डिसोसिएशन स्लो होगा, ये स्टेबल है ना। और ये काइंड ऑफ अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? देखो यहाँ पे रिपल्शन मिल रहा है, एक एच, दिस इज कॉल्ड योर एक्सियल रिपल्शन, है ना, इंटर एक्सियल रिपल्शन। इसको एक्सियल वाला एच इसको रिपेल कर रहा है, इसीलिए ये वाला SN1 भी तेज देता है, इसीलिए ये वाला SN1 भी तेज देता है, जो कि काइंड ऑफ अनस्टेबल है। ये एच उसको रिपेल कर रहा है, तो इसका डिसोसिएशन आसानी से हो सकता है। जबकि यहाँ ये दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे हैं, इसका डिसोसिएशन मुश्किल है, स्टेबल कंपाउंड। अच्छा, ये मेरा क्लेडन का सवाल है आपके लिए, दिस इज अवर क्लेडन का क्वेश्चन। क्लेडन में क्या बोला है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस, यहाँ पे प्लस, इसको हटा के यहाँ पे प्लस। क्लेडन वालों ने बोला है ये प्लस रेजोनेट करके यहाँ पे आएगा, ये प्लस रेजोनेट करके यहाँ पे आएगा। ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी है, बट यहाँ पे रेजोनेंस की। क्लेडन ने इसका आंसर दिया था बी। AC एक वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसकी रेट इससे ज्यादा है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है पूछना, पर ये है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो चार एग्जांपल है, नो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये चार एग्जांपल आपका सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, ये चार आपके सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ आ जाओ थोड़े थोड़े सवाल कर लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे देते, देखो इस वाली पहली रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ देखो पहली रिएक्शन में होगा, आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है, I माइनस है और यहाँ पे आपके पास इस पे डेल प्लस है, पहचान लिया मैंने। तो ये क्या करेगा, लात मारेगा, इसको बाहर निकालेगा, दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम मतलब चलो जान लो, दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्यों दिया होगा सवाल, ये इसलिए दिया कि जो ये माइनस है, ये क्या यहाँ से अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे MES इधर आ जाएगा, क्या इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, हाँ। और D इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अच्छा, इस केस में क्या होगा, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है, छोड़ो तो इसके, ये पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या होगा, आई को बाहर निकालेगा, यहाँ पे प्लस प्लस बनेगा। एक बात बताओ, 5 के रिंग के बाहर प्लस, डेफिनेटली हमारा क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है कुछ इस प्रकार से। तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा कि देखो, अ, ऐसा और इधर प्लस, फिर ये एक मिथाइल यहाँ आ सकता है, हाँ।
तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे प्लस, यस। और इस पे फाइनली ओ एम ई अटैक कर देगा, तो मेरा कंपाउंड क्या कैसे दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा ओ एम। ठीक है, दिस इज माई फाइनल कंपाउंड, मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। जिसको ये समझ नहीं आया, यू हैव टू स्टडी द व्हाट, जीओसी। अच्छा, और क्या बताऊं, ये देखो ये वाला देखो, NaOH सबसे तेज रिएक्शन क्या बोली थी ऑर्गेनिक में, एसिड बेस। तो ये O माइनस इस H को ले सकता है यहाँ पे, माइनस बनाएगा, और ये माइनस फिर यहाँ पे इसको लात मार के इसको बाहर निकालेगा। तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा आपका, जिसको इसको बोलते हैं एन मिथाइल थैलिइमाइड, एन मिथाइल थैलिमाइड। ठीक है, और ये वाले बता देता हूँ मैं आपको। देखो, NaBH4 प्राइमरी के साथ नो रिएक्शन, इसके H माइनस है ना, H माइनस। सेकेंडरी के साथ ये दिखाता है SN2, और टर्शरी के साथ ये दिखाता है SN1। ठीक है, किया जाएगा। LiLH4 प्राइमरी के साथ SN2, तो इथेन। सेकेंडरी के साथ भी SN2, प्रोपेन। टर्शरी के साथ मालिक E2 दिखाता है, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है पेपर, आंसर देख लो, है ना। टर्शरी के साथ ये E2 दिखाता है, तो ये हाइड्राइड्स वाला है, हो गया। ठीक है, NaBH4 एंड LiLH4 आपका कवर हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो, मॉइस्ट Ag2O इट इज जस्ट AgOH, तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH की तरह सेम। यहाँ पे आपको हो जाता है CH3OH। ड्राई Ag2O कैसा होता है, आज मैकेनिज्म देखो, ये Ag है ऐसा O, और Ag, हाँ। क्या Ag की Cl के लिए अच्छी एफिनिटी होती है, हाँ। तो क्या ये Ag इसका Cl खींच रहा है, यस, ये Ag इसका Cl खींचना चाह रहा है। जैसे ही Ag उसका Cl खींच रहा है, क्या इस पे डेल प्लस बन रहा होगा, हाँ। उस पे डेल प्लस बन रहा है, तो क्या ये लोन पेयर इस पे अटैक करके ये वाली बॉन्ड तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। तो जैसे ही वो ये अटैक करेगा, कुछ ऐसे बनेगा आपके पास, देखो AgO, यहाँ CH3, यहाँ प्लस, यहाँ Ag, यहाँ Cl, ये माइनस, और यहाँ पे डेल प्लस काइंड ऑफ, यहाँ पे डेल प्लस नहीं होगा मतलब। तो इस Ag ने उस Cl को खींच लिया, इस Ag ने उस Cl को अपने पास खींच लिया है। या तो मतलब अभी भी आप आयनिक की दिखा होगा, तो Cl पे माइनस, अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अब कुछ ऐसा होता है, Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करता है, ये मतलब काइंड ऑफ आयनिक, इनका AgCl का आयनिक बॉन्ड है, पर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पुश करके ये हमारा ये बना देगा, तो ये बन जाएगा हमारा AgOCH3, है ना। सेम मैकेनिज्म एक और बार होगी, और यहाँ पे आपका बन जाएगा ईथर, दैट इज CH3OCH। AgF क्यों लिया, दिस इज जस्ट स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो F माइनस अटैक करके Cl को हटाएगा, दिस इज CH3F। तो ये वाली आपकी स्वार्ट्स, और वो आपकी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली सिंगल स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांस हेलोजिनेशन। ठीक है, ट्रांस हेलोजिनेशन। अच्छा, ये हो गया आपका। ये अमोनोलिसिस प्लीज खुद कर लेना, अगर CH3Cl एक्सेस में है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये बार बार लात मारेगा इस पे। अगर NH3 एक्सेस में है तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनता है ना, NH3 अगर एक्सेस में है तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनेगा, वही दिस इज अवर SN1 रिएक्शन, पर हम इसको जनरली SN2 से दिखाते हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना अमोनिया। अच्छा, ये सवाल बहुत ही मस्त, प्लीज इसे ट्राई करना। बाकी होमवर्क डिस्कशन आई विल डू, बट इस सवाल को आप बिल्कुल ट्राई करना, कि देखना NaH अगर एक इक्विवेलेंट दिया, बेस एक इक्विवेलेंट दिया, तो देखना सबसे एसिडिक H कहाँ पे है, फिर अटैक कराना। या फिर दो इक्विवेलेंट दिया तो कौन से दो निकालोगे, फिर अटैक किसका कराओगे, ये भी देखना। जो ज्यादा स्टेबल है वो अटैक नहीं करेगा, जो लेस स्टेबल अनायन है वो अटैक करेगा, ऐसे करके सवाल को करना। और क्लीवेज ऑफ ईथर में ये सारे तुम कर लोगे, ये सारे तुम कर लोगे, ये वाला मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखो, जब भी ऐसा कुछ आए, तुम्हारे पास H प्लस है, पहले ऑक्सीजन डोनेट करेगा या अल्कीन, पहले अल्कीन डोनेट करेगी। तो अल्कीन ने डोनेट किया, तो कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ प्लस, यहाँ O, और ऐसा, हाँ। और इस प्लस पे ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजर, यहाँ पे पानी अटैक करेगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। अच्छा, अब कौन प्रोटोनेट कराओगे, ये वाला आपका नॉर्मल OH है, ये जो O है इस पे प्लस आई भी है, हाँ। तो यहीं से प्रोटोनेट कराओगे प्लस। अब क्या होगा, अब ये जो ओ है, इधर वाला लो, ये लात मार के इसको बाहर निकाल देगा। ये वाला ओ क्या करेगा, लात मार के इसको बाहर निकाल देगा। या तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाली बॉन्ड तोड़ो या ये वाली बॉन्ड तोड़ो। अगर आप ये वाली बॉन्ड तोड़ते हो, तो यहाँ पे जो प्लस था वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज था, वही हमने सेम काम किया कि इस ओ ने लात मार के उसे बाहर निकाला। तो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा ऐसे OH प्लस, और एक कंपाउंड आपका बन जाएगा इथेनॉल। और इस कंपाउंड का प्रोटिक वर्कअप वगैरह वगैरह करा के, बेसिक वर्कअप का ये निकाल सकते हो। तो एक आपका बन गया एसीटोन, एक आपका बन गया इथाइल अल्कोहल। तो दिस वाज विनाइलिक ईथर्स का कैसे होता है वो ऐसे करना है आपको, ठीक है, मैकेनिज्म वाइज। तो जो ये 18 वाला ऑक्सीजन है, ये कहाँ है, ये है, यहाँ है 18 वाला ऑक्सीजन, ये देखो 18 वाला ऑक्सीजन है। ये अटैक जिस ओ ने किया वो है ना, ये वाला ओ वो है जिसने अटैक किया, तो 18 वाला ऑक्सीजन आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा।
इस वाले में आपको क्या चेक करना है, प्लस बनाओ। अब ये देखो, ये वाली बॉन्ड तोड़ो या ये वाली बॉन्ड तोड़ो, प्लस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है या यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है प्लस के कारण, यहाँ पे प्लस के कारण एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं इधर वाली चीज फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं इधर वाली चीज फॉलो करूंगा। ये वाला सवाल भी वैसे ही आपको चेक करना है कहाँ पे प्लस बनाओ क्या ना करो। ठीक है, ओके। तो आई होप मैंने मैक्सिमम सवाल एक्सप्लेन कर दिए कैसे करने हैं, तो ये आपको ट्राई करना है, बाकी सॉल्यूशंस तो आप खुद भी बता दोगे। ठीक है, तो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और बाकी यस, बताएं आपको कैसे लगा लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।